स्वागत है। आज हमारे सामने है जॉन मिल्टन की एक काफी और जानी मानी कविता लाइसिडस। इस पर कुछ विश्लेषण है हमारे पास, तो सोचा आज इसी कविता की गहराई में उतरते हैं। ये कविता जहां तक मुझे याद है 1637 में लिखी गई थी और ये एक पैस्टोरल एलेजी है, मतलब देहाती माहौल वाला शोक गीत। हाँ बिल्कुल, पैस्टोरल एलेजी। मिल्टन ने इसे अपने एक दोस्त एडवर्ड किंग उनकी याद में लिखा था। एडवर्ड किंग की एक जहाज दुर्घटना में मौत हो गई थी। हाँ, बहुत दुखद। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस कविता को परत दर परत समझे, क्योंकि ये सिर्फ एक दोस्त के लिए दुख जताने से कहीं कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और शुरू करने के लिए शायद ये समझना जरूरी है कि ये पैस्टोरल एलेजी है क्या असल में। हाँ, बताइए। देखिए, ये शोक जताने का एक पुराना परंपरागत साहित्यिक तरीका है। इसमें क्या होता है कि लेखक और जिसकी मौत हुई है, दोनों को अक्सर चरवाहों के रूप में दिखाया जाता है। अच्छा, चरवाहे। हाँ, गांव का माहौल, प्रकृति, भेड़ें, ये सब चीजें इस्तेमाल होती हैं एक मूड बनाने के लिए। यहाँ एडवर्ड किंग को चरवाहा लाइसिडास का नाम दिया गया। ये मतलब एक तरह से क्लासिकल यूनानी रोमन परंपरा से लिया गया है। ओके। और ये कविता करीब 193 लाइनों की है ना? इसमें सिर्फ दुख ही है या और भी बातें हैं? नहीं, सिर्फ दुख नहीं है, इसमें कई चीजें एक साथ चल रही हैं। जैसे जाहिर है, एक जवान होनहार दोस्त की अचानक मौत का सदमा तो है ही, बहुत गहरा दुख। लेकिन साथ ही मिल्टन ये सवाल भी उठाते हैं कि मौत के बाद क्या? मतलब इंसान की पहचान, उसकी शोहरत, उसका काम, क्या वो बचता है? अच्छा, ये प्रसिद्धि वाला सवाल दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि मिल्टन यहाँ सिर्फ किंग के लिए दुखी नहीं है। वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि एक कवि का काम, उसकी कला, क्या वो मौत के बाद भी मायने रखती है? इसमें उनके खुद के, आप कह सकते हैं, कलात्मक अरमानों की भी एक झलक है। हाँ, वो एक लाइन है ना शायद इसमें, फेम इज द स्पर करके कुछ। बिल्कुल, फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट डॉथ रेज, यानी प्रसिद्धि वो प्रेरणा है जो एक साफ रूह को ऊपर उठाती है। तो ये सिर्फ किंग के लिए नहीं, लगता है मिल्टन अपने बारे में भी सोच रहे थे। और फिर इसमें ईसाई धर्म से जुड़ी बातें भी हैं, पुनर्जन्म और वो सब। हाँ बिल्कुल, पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन में जो ईसाई आस्था है वो भी आती है। लेकिन बड़ा दिलचस्प मोड़ ये है कि इसी कविता में उस वक्त के चर्च और खास तौर पर पादरियों पर बहुत तीखा हमला भी है। एक शोक गीत में चर्च पर हमला, ये थोड़ा अजीब नहीं? अजीब है, और यही इसे खास बनाता है। ये मिल्टन के गुस्से को दिखाता है, उन चर्च के नेताओं पर जो मिल्टन के नजर में अपनी जिम्मेदारियां भूल गए थे। अच्छा, कैसे? वो लिखते हैं, द हंग्री शीप लुक अप एंड आर नॉट फेड। मतलब भूखी भेड़ें ऊपर देखती हैं पर उन्हें खिलाया नहीं जाता। भूखी भेड़े मतलब आम लोग? हाँ, भेड़े यानी आम जनता, जो मार्गदर्शन के लिए चर्च की तरफ देखती है, पर उन्हें आध्यात्मिक पोषण नहीं मिल रहा। और मिल्टन कहते हैं कि इन भेड़ों की देखभाल करने के बजाय कुछ पादरी भेड़ियों की तरह हैं जो बस अपना फायदा देख रहे हैं। ओहो, ये तो काफी सीधी बात कह दी उन्होंने। उस जमाने में ऐसा कहना खतरनाक नहीं था? खतरनाक तो था, चर्च पर सीधी उंगली उठाना आसान नहीं था। ये मिल्टन का साहस भी दिखाता है, और उनके अंदर जो प्यूरिटन विचार पनप रहे थे, चर्च में सुधार की जो इच्छा थी, वो भी सामने आती है। तो कविता की बनावट भी इसी तरह है, मतलब दुख, फिर सवाल, फिर ये गुस्सा। हाँ बिल्कुल, ये दुख और निराशा से शुरू होती है, फिर किंग की मौत पर सवाल, फिर ये तीखी आलोचना। और इसमें वो पौराणिक कथाओं का भी जिक्र आता है ना, अपोलो और म्यूजेस। हाँ, मिल्टन क्लासिकल परंपरा को भी नहीं छोड़ते। अपोलो और म्यूजेस, जो कविता, संगीत, कला के प्राचीन यूनानी प्रतीक हैं, उन्हें भी लाइसिडस यानी एडवर्ड किंग के लिए शोक मनाते हुए दिखाया गया है। अच्छा, इससे मिल्टन ये जताते हैं कि किंग की मौत सिर्फ एक व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, बल्कि ये कला और ज्ञान की दुनिया के लिए भी एक बड़ा नुकसान है। वो यहाँ क्लासिकल और ईसाई दोनों दुनियाओं को मिला रहे हैं एक तरह से। तो चर्च की आलोचना, मौत पर सवाल, काफी निराशाजनक तस्वीर लग रही है। क्या कविता यहीं, मतलब इसी निराशा में खत्म हो जाती है? नहीं, यही तो कविता घूमती है। आलोचना और दुख के बाद एक आवाज आती है, शायद किसी संत की या पैगंबर की, एक दिलासा देने वाली आवाज। अच्छा, क्या कहती है वो आवाज? वो आवाज कहती है कि लाइसिडस असल में मरा नहीं है, उसकी आत्मा स्वर्ग में हमेशा के लिए जीवित है, संतों के बीच। ये ईसाई पुनरुत्थान का, रिजरेक्शन का साफ संदेश है।
मौत पर जीत। तो दुख से शुरू होकर गुस्से और आलोचना से गुजरते हुए कविता आखिरकार उम्मीद और आशा पर पहुंचती है। हाँ बिल्कुल। और अंत में कवि खुद, जिसे मिल्टन ने थोड़ी विनम्रता से अक्खड़ देहाती अनकूत स्वेन कहा है, वो अपना शोक गीत खत्म करता है और मानो अपने दुख से बाहर निकलकर आगे देखता है। हाँ, कविता की जो आखिरी लाइन है वो है टुमारो टू फ्रेश वुड्स एंड पास्चर्स न्यू। कल नए जंगलों और नए चारागाहों की ओर। वाह, ये तो काफी आशावादी अंत है। बिल्कुल। ये नवीनीकरण, आगे बढ़ने और जीवन के चलते रहने का प्रतीक है। जैसे पूरी कविता एक यात्रा रही हो निजी दुख से कला, समाज, धर्म और फिर एक तरह की शांति और नई शुरुआत तक। तो ये सिर्फ एक दोस्त के लिए शोक गीत नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। लाइसिडस मिल्टन के शुरुआती दौर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। ये उनकी कला, उनकी आस्था, समाज पर उनके विचार, इन सब की जटिलता को दिखाता है। और ये भी दिखाता है कि कैसे एक बहुत ही निजी दुख भी, कि कैसे निजी नुकसान भी बड़े सार्वजनिक और आध्यात्मिक मुद्दों पर सोचने का एक जरिया बन सकता है। मिल्टन ने अपने दोस्त के दुख को एक बड़े कैनवस पर रख दिया और यहीं शायद सोचने के लिए एक बात छोड़ जाती है कविता, कि कैसे कोई बहुत ही व्यक्तिगत दुख, जैसे एक दोस्त को खो देना, एक कलाकार के हाथों में आकर अपने समय की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था पर इतनी स्थायी और इतनी शक्तिशाली टिप्पणी बन जाता है। ये कला की जो बदलने की शक्ति है वो कहाँ से आती है, इस पर सोचा जा सकता है।